नमस्कार छात्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव टीचर में। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 7वीं का इतिहास शिवाजी महाराज के पूर्व का भारत उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शिवाजी महाराज के पूर्व का भारत कैसा था? शिवाजी महाराज के पूर्व मतलब शिवाजी महाराज के पहले सत्ता भारत पर किस किस की सत्ताएं थी, कौन कौन से राजाओं ने भारत पर राज्य किया। इसमें बहुत सारी सत्ताएं हैं। 8वीं शताब्दी से लेकर के बंगाल में पाल विख्यात सत्ता रही है जिन्होंने राज किया है। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में गुज्जर जो है समाज, प्रतीक का भार सत्ताएं, आंध्र, कलिंग, विदर्भ, ऐसी अनेक सत्ताओं ने अपना अपना सत्ता का विस्तार किया पूरे भारत में। उत्तर भारत में राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश और परमार वंश महत्वपूर्ण थे। राजपूतों की बात करें हम तो चौहान वंश, जिसमें बहुत ही मशहूर नाम है पृथ्वीराज चौहान। तराई नामक स्थान पर युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। लेकिन जब दूसरी बार तराई में युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में चोल वंश, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भी हुआ। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये दो राजाओं ने बहुत पराक्रम के द्वारा राज्य का विस्तार किया। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय, कन्नौज से लेकर इनकी सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वरम तक फैली थी। उसके पश्चात कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक के प्रदेश को जीत लिया। ऐसे विभिन्न राजाओं ने अपने अपने प्रदेश में अपने अपने सत्ता का विस्तार किया उन्होंने। तो आज हम देखते हैं इसके अंतर्गत पहला है पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण। पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता में फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया। वहां की स्थानीय सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस बीच की कालावधि में मध्य पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी, अरब देश से जो आए मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। सिंध में दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। इस आक्रमण में के परिणाम स्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। उसके बाद फिर तुर्की अफगानी और उसके बाद मुगल भारत में आए। उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। सन 11वीं शताब्दी के आसपास तुर्कियों ने आक्रमण किया और उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुंचे थे। मोहम्मद गजनी नाम से मशहूर एक शासक भारत पर उन्होंने आक्रमण किया। इसी के साथ साथ उन्होंने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ ऐसे संपन्न मंदिर जो थे हमारे देश के, उन सभी मंदिरों को उन्होंने लूटा और वहां की संपत्ति अपने साथ ले गए। बख्तियार खिलजी जो है विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्ध ग्रंथालय जला डाला। तो इस तरह से पश्चिमोत्तर जो भाग था उस भाग से भारत पर आक्रमण कैसे हुआ। उसके पश्चात हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा उत्तर की सुल्तानशाही। उत्तर की सुल्तानशाही में पश्चिमोत्तर दिशा से आक्रमण होने के पश्चात
ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में जितने जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रता पूर्वक चलाना प्रारंभ किया। किसकी मृत्यु के पश्चात? मोहम्मद गोरी के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लिया उन्होंने, और फिर एक बार वह दिल्ली का सुल्तान बना। ईस्वी सन 1210 में उनकी मृत्यु हुई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इब्राहिम लोदी जो थे वह अंतिम सुल्तान थे उसके स्वभाव में अनेक दोष थे, फलतः उसके अनगिनत शत्रु बने और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ सुल्तान शाही का अंत हो गया। तो सुल्तान शाही में क्या महत्वपूर्ण बातें रही? 1575 से 1578 के बीच मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसके पश्चात वहां का शासन चलाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने सौंपा। कुतुबुद्दीन ऐबक की गौरी की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में। 1206 की गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक यह दिल्ली का शासक बना और उसके पश्चात उनकी भी मृत्यु 1210 में उनकी मृत्यु हुई। अगला चलते हैं, अगला कौन सा राज्य था? विजयनगर। कौन सा? विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य। अभी विजयनगर नाम से पता चलता है कि दक्षिण भारत से संबंध रखता है। दक्षिण भारत में दो भाई रहे हैं, हरिहर और बुक्का। ये दोनों दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। जब तुगलक का शासन था तो दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई। हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ईस्वी सन 1326 में कौन? हरिहर और बुक्का एक दो जो थे उन्होंने अपने विजयनगर राज्य की स्थापना की। इन दोनों ने क्या किया? विजयनगर राज्य की स्थापना की। और इस विजयनगर राज्य का राजधानी जो कर्नाटक के पास जो है वो हम्पी जो है यह उसकी राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। हरिहर के पश्चात उसका भाई बुक्का सत्ताधीन हुआ। पहले तो हरिहर ने राज किया, उसके बाद उसके भाई बुक्का ने उसके ऊपर राज किया। रामेश्वर तक अपने प्रदेश को बुक्का ने अपने आधिपत्य में कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं विजयनगर के अंतर्गत जो है कृष्णदेवराय। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? देखो, कृष्णदेवराय एक राजा हुए। कृष्णदेवराय इन्होंने 1509 में यह वहां के शासक बने और विजयवाड़ा और राजमहेंद्र प्रदेशों को उन्होंने जीत लिया। उन्होंने सभी सुल्तानों के सैन्य संघ को उन्होंने पराजित किया। कटक से लेकर पश्चिम तक, पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम तक, गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण के हिंद महासागर तक इनका राज्य फैला हुआ था। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हो गई? 1530 में मृत्यु हो गई इनकी। और इनकी मृत्यु के पश्चात
विजयनगर की जो शक्ति है वो घट गई। अगर हम विजयनगर की बात कृष्णदेवराय की अगर हम बात करें तो बहुत विद्वान थे, वो तेलुगु भाषा के भी जानकार थे। उन्होंने राजनीति से संबंधित आमुक्त मालव्य नामक ग्रंथ लिखा था। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आमुक्त मालदा, ये ग्रंथ उन्होंने लिखा था। आमुक्त मालदा उन्होंने ग्रंथ लिखा। हजारों उन्होंने राम मंदिर बनवाए, विठ्ठलों के मंदिर उन्होंने बनवाए। इसके पश्चात कर्नाटक राज्य के तालीकोट में एक और आदिल शाही और निजाम शाही, कुतुब शाही, बदीर शाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक राम राय के बीच ईस्वी सन 1565 में युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई और इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हुआ। विजयनगर राज्य समाप्त कैसे हुआ? तो यह जो आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बदीर शाही और दूसरी तरफ विजयनगर के राज्य, इन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वहां पर विजयनगर की पराजय हुई। अगला मुद्दा हम ले लेते हैं बहमनी राज्य। बहमनी राज्य क्या है? बहमनी राज्य कहां से तक? जो मोहम्मद तुगलक थे, उनके प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने बहुत जोर से विद्रोह किया। दिल्ली के सुल्तान की सेना को उन्होंने पराजित किया। ईस्वी सन 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। ये 1347 में नया राज्य का उदय हुआ। 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। इसमें बहमनी और यही राज्य कौन सा रहा? 1347 वाला बहमनी राज्य कहलाया। इससे हसन गंगू बहमनी पहला जो वे था, हसन गंगू बहमनी ये उनका प्रथम शासक था बहमनी राज्य का। और इसकी राजधानी जो थी बहमनी राज्य की, इसकी राजधानी भी गुलबर्गा में थी। गुलबर्गा क्या थी? राजधानी थी, ये इसकी राजधानी थी। इसके पश्चात आता है महमूद गवा की हम बात करें तो यह भी बहमनी राज्य का एक प्रमुख वजीर और उसका उत्तम प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से प्रभावशाली बनाया। आर्थिक रूप से महमूद गवा ने बहमनी राज्य को सामर्थ्यशाली बनाया। सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नगद वेतन देना उन्होंने प्रारंभ किया। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। भू राजस्व प्रणाली में उन्होंने सुधार किया। विदर्भ में अरबी और फारसी विद्वानों के अध्ययन हेतु मदरसे स्थापित किए। महमूद गवा के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। महमूद गवा जो शासक थे उनके पश्चात बहमनी राज्य जो था उसमें गुटबाजी होने लगी। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम पड़ा। प्रतिकूल मतलब विपरीत परिणाम हुआ। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य के वरार, जिसको हम बरार भी कहते हैं, कि इलाम शाही, बीदर की बदीर शाही और बीजापुर की आदिल शाही और अहमदनगर की निजाम शाही। तो बच्चों ये जो चार जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप जरा ध्यान में रखना। कौन सी? वरार की इमाद शाही, बीदर की बरीद शाही, बीजापुर की आदिल शाही और अहमदनगर की निजाम शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये भी 5 प्रकार के खंड बने और इस तरह से बहमनी राज्य जो है वह बट गया। इसके पश्चात हम आते हैं मुगल सत्ता की ओर। किसकी ओर? मुगल सत्ता। मुगल सत्ता जैसे कि आप पता है मुगल सत्ता में तो बहुत सारे शासक होकर गए हैं। अकबर, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, ऐसे बहुत सारे शासक होकर गए हैं। तो मुगल सत्ता की स्थापना की अगर हम बात करें तो मुगल सत्ता की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1500 की स्थापना जो हुई लगभग 1526 के आसपास हुई। इसके प्रथम संस्थापक कौन थे? बाबर इसके प्रथम संस्थापक थे। बाबर कौन थे? संस्थापक थे। बाबर संस्थापक थे उसके, है कि नहीं?
पूरे मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना राज्य का शासक था। भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुन रखा था, इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी सुल्तान था और वह राज्य प्रशासन चला रहा था। सुल्तान शाही के अंतर्गत पंजाब के दौलत खान लोदी प्रमुख अधिकारी थे। इब्राहिम लोदी तथा दौलत खान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ और दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अफगानिस्तान से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और बाबर के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। 21 अप्रैल 1526 को, कब? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में घमासान युद्ध हुआ और इसी युद्ध में पहली बार भारत में तोपखानों का इस्तेमाल हुआ। तो बड़े बड़ी तोपें होती है, देखिए आप लोग, तोप उसका इस्तेमाल हुआ और इसी युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद मेवाड़ के महाराणा सांगा ने राजपूतों को राजाओं को एकत्रित किया और बाबर और राणा सांगा के बीच खानुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर के तोपखाना और आरक्षित सेना के प्रभावशाली कारीगर राणा सांगा की सेना हार गई। क्यों? क्योंकि बाबर के पास तोपखाने थे, उसके पास की प्रभावी सेना थी, उनका जो युद्ध कौशल था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो इस तरह से वे क्या हो गए, राणा सांगा की सेना हार गई और ईस्वी सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मुगल सत्ता में बाबर जो थे, मुगल सत्ता में जो बाबर थे वो एक संस्थापक थे। इसके पश्चात अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ऐसे अनेक का जो सत्ताधीश हुए वो भारत पर उन्होंने राज किया। उसके पश्चात के वीडियो में हम देखेंगे कि आगे मुगल सत्ता का विरोध करने के लिए और भारत में कौन कौन से राजाओं ने उनके प्रतिकार किया और उनसे युद्ध छेड़ा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। आप वीडियो देखें उसको और किताब खोलकर पढ़ करके समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।